तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम जो है लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था। अल्टरनेटिंग करंट के हम सारे नोट्स कंप्लीटली बना चुके हैं और अल्टरनेटिंग करंट के हम सारे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल थे वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज थी। तो अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का मैंने आपको बोला भी था एक एमसीक्यू वाली वीडियो लाते हैं, तो इसमें कुछ एमसीक्यू 10 एमसीक्यू हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं कि ये एमसीक्यू किस तरीके से है और किस तरीके से इनका हमको सॉल्यूशन देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर अ साइकिल ऑफ करंट। बोला पूरे एक चक्र के लिए ना, पूरे एक साइकिल के लिए एसी करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होती है। तो आपको एसी करंट का ग्राफ बना के देखते हैं, यहाँ पे आपको एसी करंट का ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखो इस तरीके से एसी करंट का ग्राफ होता है। अगर आपको याद होगा तो एसी करंट का ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था कि जितना पॉजिटिव वैल्यू जाती है एसी करंट में उतनी ही नेगेटिव वैल्यू भी जाती है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहां से लेके यहां तक जो है ना, इस एसी करंट का पूरा एक चक्कर है, पूरी एक फुल साइकिल है। तो देखो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, एसी करंट नेगेटिव भी है। तो टोटल एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर अ साइकिल के लिए, 0 हो जाएगी। ये चीज भी मैंने आपको बताई है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ साइकिल ऑफ करंट इज 0। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I बराबर 60 साइन 100 पाई टी। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आपको इसमें क्या करनी है, करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, और आपके पास करंट की इक्वेशन दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है I बराबर 60 साइन और 100 पाई टी। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन याद है तो क्या थी वो, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी थी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ना, देखो अल्टरनेटिंग करंट की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या होती है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, I बराबर 60 साइन 100 पाई टी, है ना। हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करना है। तो आपको दिख रहा होगा I0 जो है ना, वहां पे 60 निकल के आ गया। देखो जब आप कंपेयर करेंगे I0 को, अगर आपको याद होगा हमने बताया पूरे चैप्टर में पढ़ा हमने, इसे पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं, या फिर इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का। याद रखना है आपको, ठीक है। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट होती क्या, ग्राफ से समझोगे तो ग्राफ ये है, ये वाली वैल्यू इतनी इतनी, ये वाला पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होगी ना, वो पीक वैल्यू होगी करंट की। तो I0 बराबर 60 एम्पियर यहाँ पे हमने देख लिया पीक वैल्यू ऑफ करंट। और दूसरी चीज देखो, आप ओमेगा टी को ओमेगा टी से इससे 100 पाई टी से क्या करो, कंपेयर करो, तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी आ जाएगा। तो देखो टी से टी कैंसिल हुआ, तो ओमेगा बराबर आ गया 100 पाई। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू भी आपने यहाँ पे निकाल दी है। हमको क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी वोल्टेज। दो चीज हमें यहाँ पे पूछी हुई है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है एसी वोल्टेज की और आरएमएस वैल्यू कितनी है। तो आपको याद होगा तो आई आर एम एस बराबर, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, I0 अपॉन √2। ठीक है ना, तो ये रिलेशन था आई आर एम एस निकालने का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का करंट की। I0 की वैल्यू आपके पास 60 एम्पियर दे रखी है, और आपने यहाँ पे इस तरीके से √2 लिख दिया। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करें तो हो जाएगा 60 √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, रेशनलाइज कर रहे हैं हम इसको, तो हो जाएगा 60 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 30 √2 एम्पियर। तो हमने IRMS की वैल्यू कितनी निकाल दी, 30 √2 एम्पियर, इस तरीके से। अब हमें दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ना। तो ओमेगा बराबर आपके पास 100 पाई दे रखा। अगर आपको याद होगा तो ओमेगा को हम बहुत सारे नाम देते थे। एंगुलर स्पीड भी हमने इस ओमेगा को बोला है, एंगुलर वेलोसिटी भी बोला है, और इसको हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला है। लेकिन आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई f, यानी कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 100 पाई। ठीक, देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ, इस 2 से 100 के 50 आ गया, तो f बराबर आ गया आपके पास 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं पर सेकंड। ठीक है ना, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओमेगा बराबर 100 पाई दे रखा था ना, तो मैंने इस ओमेगा की यूनिट नहीं लिखी, तो यूनिट भी लिख लेते हैं। ओमेगा की रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में आपको यूनिट लिखते हुए जरूर चलनी है, ताकि आपको समझ में आए कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। IRMS आ गया आपके पास 30 √2 और f आ गया 50 हर्ट्ज। तो देख लो आपका इसका आंसर देख लो, ये देखो 30 √2 और 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एसी करंट सोर्स, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। तो आपको याद रखना है एसी करंट हमेशा क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है अपने आसपास, यानी कि हीट को जनरेट करता है। अगर आपको ध्यान होगा तो जब आपके घर में पंखा चलता है, फैन चलता है, तो किससे चल रहा है, एसी करंट से। हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट चल रहे हैं वो सब एसी करंट से चलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, देखो जब भी एसी करंट बहुत ज्यादा टाइम तक फ्लो हो जाती है ना, तो गर्म हो जाते हैं इक्विपमेंट, जैसे टीवी गर्म हो जाती है, फ्रिज भी गर्म हो जाता है, और फैन भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो एसी करंट क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट को क्या करती है, शो करती है। तो आप वहां से इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। अब ये रिएक्टेंस क्या चीज है भाई, तो रिएक्टेंस भी मैंने आपको वैसे बताया है, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करते हैं कि रिएक्टेंस होता क्या।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है आपको एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ना दो टाइप के होते हैं, अगर आपको याद होगा, एक एक्सएल और एक एक्ससी। ठीक है, एक्सएल को हम बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते थे हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ये चीजें कहां आई थी, ये भी याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहां आया था, जब हमने एक एसी सप्लाई से हमने एक इंडक्टर को जोड़ा था, इंडक्टर कॉइल को, इस तरीके से, है ना। अब इंडक्टर कॉइल क्या होती है भाई, इसको हम L3 नोट करते हैं। इंडक्टर कॉइल क्या होती है, एक ऐसी कॉइल जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना हो सकता है, मतलब इंडक्टर कॉइल उसी को बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना हो सकता है, यानी कि ऐसी कॉइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना होने का अपने अंदर प्रॉपर्टी रखती है, उसको हम इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। और जब भी हम एसी सप्लाई को किससे जोड़ते हैं, इंडक्टर कॉइल से जोड़ते हैं, तो इस सर्किट का जिस एसी सर्किट में इंडक्टर कॉइल जुड़ी है उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, और उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं बोलते। ये चीज मैंने आपको सारी पहले भी बताई है। तो एक्सएल क्या है, एक्चुअली में क्या है, ये रेजिस्टेंस है। कैसे सर्किट का, ऐसा एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर कॉइल जुड़ी है, उसका रेजिस्टेंस है क्या, एक्सएल। तो एक्सएल क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ना बोल के हम इसे क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसी तरीके से एक्सी क्या है, एक्सी भी रेजिस्टेंस है। कैसे सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये ऐसे सर्किट का रेजिस्टेंस है, ऐसे एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है जिस एसी सर्किट में केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्सी भी क्या है, रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, ऐसे एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसमें केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो दोनों के दोनों एक्सएल और एक्सी क्या है, रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन इनका नाम जो है थोड़ा सा चेंज होके लिखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या, एक्सएल और एक्सी क्या है, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, ओम होती है, OHM, या फिर इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था ना, उसको इस तरीके से आपको समझना है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो यूनिट होगा वो ओम निकल के आएगा। हॉट वायर एमीटर मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, हॉट वायर एमीटर मेजर। हॉट वायर एमीटर से क्या पता चलता है, हॉट वायर एमीटर से आपको याद रखना आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पता चलती है। और अगर यहाँ पे हॉट वायर वोल्टमीटर बोल दे तो आपको रखना है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आप पता कर सकते हैं। जब मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई, मतलब जब भी हमने अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी एसी करंट का मेजरमेंट करते हैं ना, तो एसी करंट का मेजरमेंट करने के लिए हॉट वायर एमीटर, और एसी करंट की वोल्टेज को मेजर करने के लिए हॉट वायर वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जनरल एमीटर और जो जनरल वोल्टमीटर हो गए ना, वो तो डीसी करंट के मेजरमेंट के काम आते हैं। जब भी हम एसी करंट को मेजर करते हैं तो हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है। और हॉट वायर एमीटर करंट की आरएमएस वैल्यू को डिटरमाइन करता है, इसी तरीके से हॉट वायर वोल्टमीटर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को डिटरमाइन करता है। तो ये थे क्वेश्चन 5 हो गए अभी तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर एनी कॉइल इज 1000 ओम। मतलब एक कॉइल है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है 1000 ओम। ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो मैंने अभी आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 4 में, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल कितना दे रखा है, 1000 ओम दे रखा है। इफ द इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी गेट डबल, बोला अगर इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों डबल हो जाए, देन इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी, तब इन चारों में से इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो ये क्या क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका कि इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास दे रखा है 1000 ओम, इस तरीके से। अब बोला अगर ना फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम 2f कर दें, और उसने एक चीज और बोली, फ्रीक्वेंसी को और किस चीज को डबल करना है आपको, फ्रीक्वेंसी को और इंडक्टर को, यानी कि एल की वैल्यू को भी आप 2l कर दें, तो तब नया एक्सएल कितना निकल के आएगा। एक्सएल बराबर एक्चुअली में क्या होता है, वो तो ओमेगा एल होता है, लेकिन अब दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, एफ को भी डबल कर रहे हैं, एल को भी डबल कर रहे हैं। इसका मतलब जो नया एक्सएल निकल के आएगा इसको एक्सएल मान लो। अब एक्सएल डैश मान लो, एक्सएल डैश में क्या हो जाएगा, देखो आपके पास ओमेगा इंटू एल, एल की जगह क्या आएगा 2l आएगा, यहाँ पे ओमेगा डैश कर दो 2l आएगा। देखो अब क्या करा, पहले तो इनिशियली एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, आपको याद होगी, मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला, एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा एल होगी। ओमेगा क्या हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल क्या हो गया, वो इंडक्टर जिसकी वो बात कर रहा है यहाँ पे। तो इनिशियली फॉर्मूला ये होता है। अब उसने क्या बोला, जब हम फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दे और इंडक्टर को भी डबल कर दे, तब उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो हमने क्या करा, देखो एल को तो डबल कर दिया 2l, अब हमने फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। तो फ्रीक्वेंसी को डबल कैसे कर सकते हैं भाई, देखो ओमेगा डैश, जैसे ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो ओमेगा डैश भी क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा 2πf डैश, और एफ डैश ना रख के हमें क्या रखना है यहाँ पे, ये 2f रखना है। ठीक है, वैसे एफ डैश ले लो इसे आप और 2l रख दो, तो xl डैश बराबर कितना निकल के आ गया, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और पाई, और एफ डैश की जगह हमने क्या करना है यहाँ पे, देखो हाँ थोड़ा सही करते हैं इसको, ठीक है थोड़ा सा और सही करते हैं। देखो xl डैश बराबर 2 पाई, इस f डैश की जगह मैंने आपको क्या बोला 2f रखना है, और इंटू l की जगह हमने 2l रख दिया। ठीक है, तो xl डैश बराबर कितना निकल के आ गया आपके पास 2 पाई f, एक साथ रख दो 2 पाई f एक साथ रख दो, और 2 2 जा क्या करो, जो 2 2 जा 4 एक्स्ट्रा बच रहा है उस 4 को आप यहाँ पे लिख दो,
और 2 पाई एफ और ये एल लिख दो ऐसे ना, 4 को बाहर लिख दिया, 2 पाई एफ एल लिख दिया मैंने। एक्स एल बराबर 2 पाई एफ का मतलब क्या हो गया, ओमेगा, अभी तो बताया मैंने आपको, यानी कि ये वाला ओमेगा, तो 2 पाई एफ की जगह आप क्या रख देंगे, ओमेगा रख देंगे, ओमेगा एल, तो 4 ओमेगा एल आ गया। तो एक्स एल डैश बराबर क्या आ गया, देखो ओमेगा एल बराबर क्या है, इनिशियल वाला रिएक्टेंस एक्स एल, इस तरीके से तो निकल के आएगा। तो एक्स एल डैश बराबर आपके पास क्या आया, 4 इंटू एक्स एल। तो आपको देखो एक्सएल की वैल्यू रख देनी है, एक्सएल की वैल्यू इनिशियली कितनी देर की है, 1000 देर की है, तो 1000 रख दो आप यहाँ पे। तो एक्सएल डैश बराबर कितना आ गया, 4000 ओम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, जब आपको उसने बोला फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दो और इंडक्टर को भी डबल कर दो, तो नया जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना निकल के आएगा, तो निकल के आ जाएगा 4000 ओमेगा, 4000 ओमेगा कह रहा हूं मैं, सॉरी 4000 ओम। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर सी 4000 ओम हो जाएगा। है तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द पावर कंजप्शन इन एसी सर्किट हैपेंस इन, मतलब पावर कंजप्शन इन एसी सर्किट इन हैपन इन ओनली इन रेजिस्टेंस सर्किट, ओनली इन कैपेसिटर सर्किट, ओनली इन इंडक्टर सर्किट, ऑल ऑफ द अबव। बोला कि पावर का कंजप्शन एसी सर्किट में कब होता है, जब रेजिस्टेंस होता है सर्किट में केवल, जब रेजिस्टेंस केवल कैपेसिटर होता है सर्किट में, या फिर जब सर्किट में केवल इंडक्टर होता है, या फिर तीनों ही केस में क्या होगा कि पावर का कंजप्शन होगा किससे, सर्किट में से। तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो इस चीज को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस चीज को भी हम देखने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब पावर इन एसी सर्किट में, आपको बताया होगा पावर एवरेज बराबर जो आता है ना, वो आता है वी आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस और कॉस फाई। इस तरीके से क्या हो गया, पावर निकाली थी हमने जब भी हमने एसी सर्किट वाला टॉपिक पढ़ा था कि ये क्या है, पावर हो गई एसी करंट की, ठीक है ना, फॉर अ फुल साइकिल। तो ये इस तरीके से पावर एवरेज का फॉर्मूला निकाला। अब उसने बोला पहला वाला जो उसने केस देखा ना कि रेजिस्टेंस वाले सर्किट को चेक करो जरा, रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, दूसरे वाला सर्किट जो था वो कैपेसिटर वाला सर्किट था, तीसरा सर्किट जो है ना, तीसरे सर्किट को भी लिख देते हैं यहाँ पे, वो इंडक्टर वाला सर्किट है। 3 सर्किट की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस वाले सर्किट में अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो V और I के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि फाई जीरो होता है। कैपेसिटर वाला जब हमने सर्किट पढ़ा था, तो वहां पे अगर आपको याद होगा तो कैपेसिटर वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच जो फाई होता है, यानी कि फेज एंगल होता है, फेज डिफरेंस, वो कितना होता है, वो 90 डिग्री का होता है, अगर आपको याद होगा। इंडक्टर वाला सर्किट जब हमने पढ़ा था, वहां पे भी हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टर वाले सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है ना, वो भी 90 डिग्री होता है। तो देखो कितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि रेजिस्टेंस वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, कैपेसिटर वाले सर्किट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इसी तरीके से इंडक्टर वाले सर्किट में भी क्या होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे पावर कंजप्शन की बात कर रहे हैं कि पावर कंजप्शन कब होगा सर्किट में। तो देखो जब आप यहाँ पे 90 रख देंगे ना, फाई की जगह, यहाँ पे अगर आप फाई की जगह 90 रख देते हैं मान लो, तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता जाता है। यानी कि ये जो दोनों केस है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर वाले, इन दोनों केस के लिए पावर एवरेज कितनी निकल के आ जाएगी, जीरो निकल के आ जाएगी, यानी कि पावर का कंजप्शन हो ही नहीं रहा है। कौन से 2 केस में, ऐसे 2 केस में, कहने का मतलब ऐसा सर्किट जिसमें या तो कैपेसिटर जुड़ा हो और या फिर इंडक्टर जुड़ा हो, ऐसा सर्किट नहीं, ऐसा एसी सर्किट। ध्यान रखना यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, तो ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट, ऐसा अल्टरनेटिंग करंट वाला सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर या फिर केवल इंडक्टर जुड़ा हो, उस केस में फाई की वैल्यू यानी कि फेज डिफरेंस 90 होता है, जिस वजह से कॉस फाई जीरो हो जाएगा, और कॉस फाई जीरो होगा तो पावर एवरेज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर या फिर इंडक्टर हो, केवल कैपेसिटर या फिर केवल इंडक्टर हो, उसमें पावर कंजप्शन होता ही नहीं है। केवल रेजिस्टेंस वाले सर्किट की अगर आप बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में आप देखेंगे तो फाई जीरो है, फाई जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस फाई 1 हो जाएगा, क्योंकि फाई जीरो होगा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो पावर एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, पावर एवरेज की कुछ तो वैल्यू आएगी ना, वी आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस निकल के आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो पावर कंजप्शन यहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, वी आर एम एस आई आर एम एस। तो ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, उसमें पावर कंजप्शन होता है। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर या फिर केवल इंडक्टर हो, तो कोई भी उसमें पावर कंजप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें हम लिख सकते हैं ओनली इन रेजिस्टेंस सर्किट, कि रेजिस्टेंस वाले सर्किट में पावर का कंजप्शन होता है, केवल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, बाकी इन सर्किट में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। मतलब द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, ईएमएफ और करंट यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। कब बताना है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के केस में हमें बताना है कि करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस हमने वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, वो हमने एलसीआर सर्किट में पढ़ा था। तो एलसीआर सर्किट की हम बात करते हैं। एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस का फिनोमिना होता है, तो उस केस में फेज डिफरेंस कितना रहता है, उस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं।
तो जब आपने एलसीआर सर्किट पढ़ा होगा तो वहाँ पे एलसीआर सर्किट में क्या था, हमें फेज डिफरेंस की बात करनी है। तो फेज डिफरेंस पहले एलसीआर सर्किट का थोड़ा सा फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एलसीआर सर्किट में फेजर डायग्राम इस तरीके से बना था, इस तरफ वी आर था, ये वाली जो लाइन ऊपर वाली, इस तरफ वीएल डिफरेंस वीसी था। वी आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो गई। वीएल क्या हो गया, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। वीसी क्या हो गई, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। और टोटल जो वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज, वो इस डायगोनल से निकाल सकते हैं, इस वाली साइड से निकाल सकते हैं वी। और फाई वाला एंगल जो है वो यहाँ पे होता था, ये एंगल जो है वो फाई है। तो यहाँ पे हमने अब क्या कैलकुलेट करना है, फाई कैलकुलेट करना है। फेज डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, फेज डिफरेंस निकालने हैं। तो फेज डिफरेंस के लिए आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ मैं। फेज डिफरेंस ना tan फाई वाले फॉर्मूले से निकल सकता है एलसीआर सर्किट में। tan फाई मतलब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, यह है देखो वीएल डिफरेंस वीसी, वीएल डिफरेंस वीसी। और ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 7वां। तो और यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, देखो वी आर है। इस तरीके से आप सारी वैल्यू अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो वीएल की जगह आप लिख सकते हैं आई एक्सएल, वीसी की जगह लिख सकते हैं आप आई एक्स सी, और वी आर की जगह लिख सकते हैं आई आर। तो जब आई ऊपर से कॉमन ले लोगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो tan फाई बचेगा ना, tan फाई जब आई आप कॉमन लेंगे इस तरीके से देखो, तो क्या बचेगा, एक्सएल डिफरेंस एक्सी, और नीचे क्या बचेगा, आई आर। आई से आई कैंसिल होगा तो आपके पास tan फाई क्या बच रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि tan फाई की वैल्यू कितनी आ रही है। तो tan फाई की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, tan फाई की वैल्यू निकल के आई हमारे पास एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर। ठीक है ना, तो ये tan फाई। और यहाँ पे अगर आप फाई कैलकुलेट करेंगे तो फाई आ जाएगा आपके पास फेज डिफरेंस tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। अब बात करिए इसमें इलेक्ट्रिक रिजोनेंस वाले केस की। देखो मैं आपको पुरानी चीजें रिकैप करा रहा हूँ ताकि आपको जो है चैप्टर जो है इजीली समझ में आए कि किस तरीके से आपको चैप्टर को करना है। तो इलेक्ट्रिक रिजोनेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक रिजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था, रिजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, तो एक्सएल बराबर एक्सी को वहाँ पे हमने लिखा था। तो देखो जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स जीरो हो जाएगा। एक्चुअली में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स जीरो, क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगी। अब जीरो आपको याद रखना है कि tan थीटा जीरो कब आता है। देखो tan थीटा बराबर एक्चुअली में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यही तो होता है ना। तो आप यहाँ पे जब जीरो रख देंगे ना, tan जीरो थीटा का जीरो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो देखो आ गया जीरो, 0.1 मतलब जीरो। तो tan जीरो पे क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, फाई का क्या यहाँ पे, फाई यहाँ पे जीरो निकल के आ गया, यानी कि फेज डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। जब इलेक्ट्रिक रिजोनेंस का केस होगा तो फेज डिफरेंस जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द पावर फैक्टर इन द केस ऑफ रेजोनेंस। अब पावर फैक्टर भी निकालना है भाई, केस ऑफ रेजोनेंस। तो केस ऑफ रेजोनेंस में पावर फैक्टर आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो यही जो हमने लास्ट चीज सीखी ना, इसी को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर यानी कि cos फाई, और कब निकालना है cos फाई, इन द केस ऑफ रेजोनेंस। इन द केस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात करी है उसने, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के केस में ये चीज करनी है। तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में फाई जीरो आता है। तो फाई जीरो हो जाएगा तो cos जीरो हो गया ना, फाई जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के केस में तो cos जीरो की वैल्यू 1। तो पावर फैक्टर कितना निकल के आ गया इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के केस में, 1 निकल के आ गया, सीधी सी बात। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो किस तरीके से आसानी से सॉल्व हो गया, 1 इसका आंसर आ गया। बोला फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर सर्किट। बोला एलसीआर सर्किट में जब मैक्सिमम करंट फ्लो होती है तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करके देनी है। तो देखो जो हमने ये इलेक्ट्रिक रेजोनेंस वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस वाला जो केस होता है ना, जब हमने इलेक्ट्रिक रेजोनेंस पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस वाले केस में हमने सीखा था कि मैक्सिमम करंट फ्लो होती है सर्किट में। कब केस में, जब एक्सएल ना एक्सी के बराबर हो जाता है एलसीआर सर्किट में, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की कंडीशन। तो मैक्सिमम करंट किसमें फ्लो होती है भाई, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की कंडीशन में फ्लो होती है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को याद करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर सर्किट, इन चारों में से कौन सी इक्वेशन वैलिड होगी। तो मैंने आपको बताया कि एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस का फिनोमेना होता है तो मैक्सिमम करंट बहती है, मैक्सिमम करंट बहेगी तो रेजोनेंस का फिनोमेना होगा, रेजोनेंस के फिनोमेना में क्या हो जाएगा, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू आप ओमेगा एल रख दें, एक्सी की वैल्यू आप 1 अपॉन ओमेगा सी रख दें, और ओमेगा को इधर ले आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी हो जाएगा, या फिर ओमेगा बराबर रूट एल सी हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एल सी। तो देखो ये वाला रिलेशन आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप चारों में से कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं, ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन था, किस तरीके से क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देना है, आपको ध्यान रखना है। द लास्ट क्वेश्चन आज का, द फेज डिफरेंस फॉर एलसीआर सर्किट बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। मतलब एलसीआर सर्किट के लिए ना जो फेज डिफरेंस होता है कितना निकल के आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो एलसीआर सर्किट के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये वाला फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करता था VL माइनस BC अपॉन VR। अभी मैंने आपको फेजर डायग्राम बना के दिखाया, जो क्वेश्चन था, कौन से क्वेश्चन में, इस 7वें वाले क्वेश्चन में जब मैंने आपको फेजर डायग्राम बनाया तो फेजर डायग्राम में आपको समझाया मैंने कि किस तरीके से एलसीआर सर्किट के लिए हम फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करते, तो यहाँ वहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आया था। तो ये कुछ 1 नंबर के, एक नंबर के एमसीक्यू थे, आपको ध्यान रखने हैं। इन क्वेश्चनों में बहुत सारे मैंने क्या करें, कॉन्सेप्ट डाले हैं आपके लिए, तो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो चैप्टर आपको इजीली समझ में आएगा। ये क्या है, इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स थे, बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ नई वीडियो चाहिए, कुछ नया मटेरियल चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।